दोस्तों, आज 2 हफ्ते से अधिक हो गए जब से इस देश के शहंशाह सरकार लापता हैं। इस नए सप्ताह के पहले दिन सोमवार को भी मोदी शाह संसद से गायब रहे। आज जब देश की सड़कें आंदोलित और आक्रोशित हैं, तब हमारी संसद आवारा हो गई है। क्या सत्ता के शीर्ष पर बैठे सबसे ताकतवर चेहरे का साम्राज्य ढहने की कगार पर है? क्या दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक ऐसा सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ है, जिसने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार चाणक्य कहे जाने वाले को भी अपनी ही सरकार में अलग थलग कर दिया है? क्या गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग के बीच उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है, या फिर मोदी शाह की जोड़ी कोई ऐसा आत्मघाती दांव चलने जा रही है जिससे पूरा विपक्ष धाराशायी हो जाए? क्या भाजपाइयों के अंदरूनी घोटालों, उत्तर प्रदेश के भीषण अंतर्कलह और जंतर मंतर से उठी युवाओं की इस चिंगारी ने उस नींव को हिलाकर रख दिया है जिस पर 12 सालों का ढांचा खड़ा था? आज मैं आपके सामने उन गुप्त बैठकों, देर रात की हलचलों और संसद में 362 के आंकड़े के उस भयानक खेल का पर्दाफाश करने जा रहा हूं, जिसे देखकर सत्ता के हुक्मरानों की सांसें अटकी हुई हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो सच सामने आएगा वह देश की राजनीति का नक्शा बदल कर रख देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वरपाल सिंह और मेरे यूट्यूब मंच इंडिया आजकल टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने यह ग्राफ दिखाया था, जिसमें मात्र 0.1% लोग ही मुझे सब्सक्राइब करते थे, लेकिन जैसे ही ग्राफ दिखाया गया, यह बढ़कर अब 1% हो गया है। तो जिन्होंने भी मुझे प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन जरा इस नए ग्राफ पर भी गौर कीजिएगा। अभी भी 99% लोग, जरा सोचिए, अभी भी 99% लोग वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या मैं पत्रकारिता छोड़ दूं? क्या आपको मेरी पत्रकारिता पत्रकारिता नहीं लगती? कृपया कमेंट करके मुझे बताएं, और यह भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे सनद रहे कि साहसी और सच्ची पत्रकारिता के दीवाने कहां कहां तक देश में फैले हुए हैं या विदेश में भी हैं। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइए कि क्या देश के मौजूदा हालात के बारे में आप क्या सोचते हैं। युवाओं पर लाठियां और प्रशासनिक नाकामियों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका एक एक कमेंट लोकतंत्र की आवाज को ताकत देता है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और जरा इस पूरे सियासी घटनाक्रम की परतों को एक एक करके आइए उघाड़ते हैं। तो दोस्तों, बीते 2 हफ्तों से देश की संसद चल रही है, लेकिन देश के सबसे ताकतवर माने जाने वाले गृह मंत्री चाणक्य अमित शाह संसद के भीतर कदम रखने से कतरा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियां छोड़कर वह सहकारिता मंत्रालय के कामकाज में व्यस्त दिख रहे हैं? संसद में जब सबसे ज्वलंत मुद्दों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, तब अमित शाह संसद भवन के गलियारों में तो नजर आते हैं, लेकिन संसद के भीतर नहीं आते। और इसी छटपटाहट के बीच शुक्रवार की देर रात तकरीबन 11:30 बजे वह चुपचाप मुंबई रवाना हो जाते हैं। वहां जाकर देवेंद्र फडणवीस से गुप्त मुलाकात करते हैं। जिस वक्त अमित शाह मुंबई में लैंड करते हैं, ठीक उसी वक्त महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। आखिर यह कौन सा खेल चल रहा है? इसी दौर में अमित शाह पुडुचेरी पहुंचते हैं। हर घर तिरंगा का मंच सजाया जाता है, लेकिन अचानक मंच पर कोई नेताजी उनके हाथ में भगवा झंडा थमाने की कोशिश करते हैं। अमित शाह झट से हाथ झटक देते हैं और कहते हैं कि भगवा नहीं, तिरंगा पकड़ना होगा। जरा सोचिए, जिस विचारधारा के दम पर पूरी राजनीति खड़ी की गई, आज उसी रंग से इस तरह हिचकने की नौबत क्यों आ गई? क्या यह खौफ जैन जी का है, या फिर उस गंभीर मोड़ का इशारा जहां सहकारिता आंदोलन और बैंकों के सम्मेलनों की आड़ लेकर अपनी राजनीति के साख बचाने की नाकाम कोशिश की जा रही है? बात सिर्फ दिल्ली या मुंबई तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जो भूचाल आया है, उसने दिल्ली दरबार के पसीने छुड़ा दिए हैं। गोरखपुर में एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सीधे तौर पर मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर देती है। वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं और मठाधीशों की तुलना करते हुए सीधे मुख्यमंत्री को अपने लपेटे में ले लेती हैं। यह सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर बोला गया हमला था, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी चुप बैठने वाले नेताओं में से नहीं है। वे जब नोएडा पहुंचते हैं तो मंच से खुल्लम खुल्ला दहाड़ते हैं। वे उस दौर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मुझसे कहा गया था कि नोएडा मत जाइएगा, कुर्सी चली जाएगी।
लेकिन मैंने कहा कि जो कुर्सी कल जानी है वह आज ही चली जाए, मुझे परवाह नहीं, मैं जनता के लिए आया हूं, यह कुर्सी चली जाए तो चली जाए वाला बयान किसके लिए था? यह तीखा तीर सीधे दिल्ली दरबार के उन आकाओं की तरफ था जो लंबे समय से लखनऊ की गद्दी पर अपने प्यादे बिछाने का सपना देख रहे थे। इसके तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाता है, वे प्रधानमंत्री आवास पहुंचते हैं, फिर बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने बैठते हैं, मुलाकात की तस्वीरें सामने आती हैं, योगी जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन संदेश साफ था। दिल्ली दरबार को लखनऊ के इस टकराव में योगी के सामने नरम पड़ना पड़ा है। उन्हें कहना पड़ा कि आप जाइए, यूपी में कमान संभालिए, आपका चेहरा ही चलेगा, और उस दखल को रोकने का आश्वासन देना पड़ा जो बार बार मोदी के बाद कौन के सवाल पर योगी आदित्यनाथ के नाम से घबराता था। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह खामोश बैठने वाले हैं? क्या वे कोई ऐसा आखिरी दांव चलने जा रहे हैं जो पूरे विपक्ष को एक झटके में ध्वस्त कर दे? सत्ता के गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि दिल्ली दरबार अब संसद के भीतर 2/3 बहुमत वाली यानी 362 संसदों का गणित बैठाने में जुटा है। परिसीमन, एफसीआरए और संविधान बदलने के बदलावों से जुड़े ऐसे कठोर बिल लाने की तैयारी है जिसके लिए 362 सांसद चाहिए। जरा इस जोड़ तोड़ के गणित को समझिए। बीजेपी के पास अपनी 240 सीटें हैं, टीडीपी की 16, जदयू की 12, इसके अलावा टीएमसी से निकलकर एनसीपी में शामिल हुए 20 सांसद, शिवसेना के 13 सांसद हैं। अजीत पवार के जरिए शरद पवार के खेमे को साधने की कोशिश है। वाईएसआर कांग्रेस के 3 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद, अकाली दल और यहां तक कि डीएमके के 22 सांसदों को जोड़ने या दबाव में लाने की रणनीति बनाई जा रही है। अगर यह 110 सांसदों का जुगाड़ बैठ जाता है तो यह आंकड़ा 350 के पार पहुंचता है। लेकिन क्या यह 362 का सपना पूरा हो पाएगा, या फिर संसद के पटल पर रखे जाने वाले केरल के नाम बदलने और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल जैसे विधेयकों की आड़ में कुछ और बड़ा होने वाला है? लेकिन इस पूरे खेल के बीच जो सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा है वह है देश का युवा, देश का परीक्षार्थी और संसद के भीतर बाहर भूकार भरते राहुल गांधी। जंतर मंतर से उठी जैन जी की आवाज ने पूरे सरकारी तंत्र की चूल्हे हिला दी है। संसद परिसर में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े होकर कहते हैं कि राहुल गांधी को बोलने दीजिए, कुछ गलत बोलेंगे तो एक्सपेंस कर देंगे, यानी मिटा देंगे, डिलीट कर देंगे, और फिर मुस्कुराते हैं तो उस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द और झिझक देश देख रहा है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को घेरते हुए सोशल मीडिया पर लिख दिया कि 13 दिन हो गए, गृह मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मोदी जी माफी मांगने की जगह आप क्षमा बांट रहे हैं। अमित शाह जी यह मत समझिएगा कि हम जवाबदेही मांगना बंद कर देंगे। सड़कों पर लाठियां और पैलेट गन चली हैं, आज नहीं तो कल आपको इस जुर्म का जवाब देना ही पड़ेगा। प्रयागराज में जब एक नौजवान रोते हुए अपनी दास्तान सुनाता है कि कैसे उसके माँ बाप ने जमीन बेचकर कर्ज लेकर उसे पढ़ाया और आज उसके हाथ में कुछ नहीं है, तो राहुल गांधी उस दर्द को सीधे देश की आर्थिकी और बीजेपी के फंड से जोड़ देते हैं। राहुल गांधी सीधे सवाल उठाते हैं कि कैसे छात्रों की भविष्य का सौदा करके कॉर्पोरेट मित्रों और अडानी की संपत्ति बढ़ती चली गई, कैसे बीजेपी का अपना चुनावी चंदे में खाता 10,500 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ के पास पहुंच गया, कैसे हर यूनिवर्सिटी, हर संस्थान में संघ के प्रचारकों की भर्ती की जा रही है और देश का युवा डिग्री हाथ में लेकर सड़कों पर कीचड़ नापने को मजबूर है। बांकीपुर और दतिया की हार ने पहले ही सत्ता को झटका दिया है और अब यह सवाल हर छात्र के कान में गूंज रहा है, और यही बात बीजेपी और गृह मंत्रालय को सबसे ज्यादा डरा रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के नाटक के बावजूद जब सरकार कहती है कि छात्रों को बरगलाया गया है, तो देश पूछ रहा है कि क्या केवल एक जगह के छात्र बरगलाए गए हैं? चुनाव आयोग के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल और गोवा में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल की युवाओं की आबादी 21% है, यानी करीब 2.8 करोड़ युवा मतदाता। पिछले विधानसभा चुनाव का गणित उठाकर देख लीजिए, बीजेपी को 42% वोट मिले थे और विरोधी खेमे को 33%, लेकिन 131 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का अंतर मात्र 5% से भी कम था। अगर इस 21% युवा आबादी में से महज 5% वोट भी सरकार की इस बेरोजगारी और लाठीचार्ज और घोटालों की नीतियों से नाराज होकर खिसक गया, तो उत्तर प्रदेश में सत्ता का क्या हल होगा? उत्तराखंड में भी यही स्थिति है, जहां 22% युवा मतदाता हैं और 5% के अंतर पर सरकारें बदल जाती हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की नींद उड़ी हुई है। जब जाति और धर्म के पारंपरिक कार्ड फेल हो रहे हैं, जब छात्र और युवा सड़कों पर उतरकर अपनी नौकरियों और अधिकारों का हिसाब मांग रहे हैं, तब कोई भी दांव काम नहीं आता दिख रहा। क्या पैलेट गन चलाकर, लाठियां बरसाकर या फर्जी आंकड़े दिखाकर करोड़ों युवाओं के गुस्से को दबाया जा सकता है? आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 12 सालों में यह सत्ता
12 सालों का यह सत्ता चक्र अब अपने सबसे कमजोर दौर में पहुंच चुका है। क्या गृह मंत्री अमित शाह उस चक्रव्यूह में घिर चुके हैं जिससे निकलने वाला का रास्ता 362 के जोड़ तोड़ में भी नहीं मिल रहा? योगी आदित्यनाथ का आक्रामक रुख, राहुल गांधी का प्रहार और सड़कों पर उतरा जैन जी युवा, इन तीनों ने मिलकर दिल्ली दरबार के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना असंभव नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में संसद के पटल पर और क्या नया दांव खेला जाता है। क्या सत्ता अपनी साख बचाने में कामयाब हो पाती है या फिर युवाओं को का यह सैलाब पूरे तंत्र को हिलाकर रख देता है? और आने वाले में यह भी देखना होगा कि राहुल गांधी का मिशन अपनी किस राह पर चलता है। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।